हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार बहुत सारे बच्चों को ना डाउट आ रहा था कि क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करें, क्या कोई मेथड होता है या फिर सिर्फ प्रैक्टिस ही है इसका आंसर, कैसे होता है वो प्रोसेस। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, 23 के एस्पायरेंट, 22 के हैं, बहुतों की एडवांस आ रही है अभी, है ना। तो अब हार्ड क्वेश्चन फेस करते हो आपकी जे प्रिपरेशन में, तो उनको कैसे डील किया जाता है उस पर बात करेंगे। उनको सॉल्व करने के क्या स्टेप्स होते हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं हूं विवेक शर्मा। मैं से IIT जे रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं। अगर तुम्हें थोड़ी भी हेल्प हो रही हो तो मेरी भी हेल्प करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, घर पर जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हार्ड क्वेश्चंस छोड़ देते हैं और एग्जाम में जाके उन हार्ड क्वेश्चन में कहीं फंसते हैं या फिर उनको अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हैं। तो या तो वो गलत करते हैं या तो बहुत बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते होंगे, पर एक जनरल यही रहता है कि बच्चे घर पर भी हार्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, या तो टाइम नहीं होता है या तो सॉल्व नहीं हो रहा। तो बहुत सारे रीज़न है, रीज़न यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये फैक्ट है कि नहीं सॉल्व कर रहे होते हैं। तो मैं यार मेरे फ्रेंड में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा तुमसे कि अगर मैं तुम्हें सिर्फ सेम तुम्हारे लेवल तुम्हें जितना आता है उस लेवल क्वेश्चन कराते रहूँ पूरे जे पीरियड 2 साल में, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज़ हो गया, तुम्हारे में कुछ इंप्रूवमेंट आने वाला है? अगर लगता है तो बताना मुझे। ठीक है, वैसे रियली कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा अगर ऐसा चलता रहा। तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो जो आज नहीं आता है वही तो सीखना पड़ेगा ना। जो आता है उससे तो मार्क्स तुम्हारे जो हैं वो थोड़े बहुत आ ही जाएंगे, पर जो नहीं आता है अगर तुम वो कल सीख गए तभी तो उसे इम्प्रूवमेंट कहेंगे, है ना। तो उस चीज़ को समझते हुए हार्ड क्वेश्चंस को प्लीज़ अटेम्प्ट किया करो घर पे, टाइम की चिंता मत करो। ठीक, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि PYQ हम सॉल्व कर रहे हैं भैया, तो हम क्या हार्ड क्वेश्चन छोड़ सकते हैं? देखो यार, जो तुम्हें आता है तुम वही अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, और तुम अगर एडवांस के PYQ कर रहे हो, मेंस के भी PYQ कर रहे हो, तो हार्ड क्वेश्चन तुम्हारी थिंकिंग लेवल बढ़ाएंगे। अभी थिंकिंग लेवल पे तुम्हें पूरे अच्छे से बात करने वाला हूँ कि कितना ज़्यादा मैटर करता है वो। ठीक है, तो खास करके जो एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना यार, तुम हार्ड क्वेश्चन प्रिपरेशन के टाइम पे मत छोड़ो। ठीक है, अभी तुम्हें टाइम देना है तो कहाँ दोगे? थिंकिंग लेवल ही तो इंप्रूव करनी है। एग्जाम के टाइम पे तुम्हें ही पता है ना, वही सेम क्वेश्चन आने वाला है ना, पुराना वाला सेम डिट्टो कहीं छप के आने वाला है, तुम्हें ही पता है। जो आएगा तुम्हें अपना ब्रेन यूज़ करना है, अगर ब्रेन यूज़ कर पाए उस दिन तो मार्क्स आने वाले हैं, है ना। तो ब्रेन को ट्रेन करना है यहाँ पे, ना कि तुम्हें क्वेश्चंस मैटर नहीं करते, ब्रेन ने कितना सीखा वो मैटर करता है। इसलिए उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना, लर्निंग और थिंकिंग पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना। मैं सबको ये ओपनली बोल रहा हूँ यार, इस चीज़ को बहुत सीरियसली लो, क्योंकि टॉपर्स हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे होते हैं। वो थिंकिंग में पहले ध्यान देते हैं, फिर वो प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। ऑब्वियस बात, तुम कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे, तुम न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, उससे हम मास्टरी कर सकते हैं। पर एक बार थिंकिंग लेवल जिसकी इंप्रूव हो चुकी है, वो उस चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से सोच सकता है, ठीक है, उसको सब कुछ क्लियर है, तो उसकी प्रिपरेशन तो अलग ही लेवल रहती है हमेशा। गाइस, आपको स्कॉलरशिप टेस्ट की इंपॉर्टेंस तो पता ही होगी यार, हमें कितना बेनिफिट मिलता है उससे, है ना। हैवी डिस्काउंट मिल जाते हैं कोर्सेज पर। तो अनअकैडमी भी ड्रॉपर्स के लिए एक यूसेट नाम की स्कॉलरशिप टेस्ट ला रही है, जो 11 और 12 सितंबर को होने वाली है, मॉर्निंग में 9 to 12। ठीक है, उसमें अगर आपकी अंडर 1000 रैंक आती है तो आपको अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज पे 100% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। बहुत विन विन सिचुएशन है ये, है ना। तो उसके लिए आपको अनलॉक कैसे करना है, मेरा कोड यूज़ करना है विवेक44, जिसके थ्रू आप फ्रीली अनलॉक कर दोगे और आप टेस्ट दे सकते हो। और मैं तो रिकमेंड करूँगा, स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपका क्या जा रहा है आप ज़रूर दो। ठीक है, पहली बात तो परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सकते हो, और दूसरी बात कि आपको काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं इसमें, और डिटेल्स तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी। और अनअकैडमी ने यार ड्रॉपर्स के लिए लीडर बैच भी लॉन्च किया है, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगेन, तो मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट देखने मिल जाएगा। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो ये भी तुम्हें भी बात पता है कि तुम जिस टॉपिक पे हार्ड क्वेश्चन लगा रहे हो, एडवांस लेवल क्वेश्चन लगा रहे हो, उसकी वो टॉपिक तुम्हारा मेंस लेवल पे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक में आना चाहिए। ठीक है, अगर तुम फॉर एग्जांपल वर्क एनर्जी पावर सॉल्व कर रहे हो, उसके हार्ड क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो सीधी सी बात तुम्हारा मेंस पे वो स्ट्रॉन्ग लेवल होना चाहिए, तभी तुम्हारे दिमाग में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सारी चीज़ें दिमाग में क्लिक होने वाली, तभी तुम लगाने वाले हो। एक और बात समझो यार कि जो जेई मेंस होता है ना, वो पूछता है क्वेश्चन, वो तुम्हें क्वेश्चन बना के देता है, और जेई एडवांस तुम्हें ना एक इकोसिस्टम बना के देता है कि जो सिस्टम बना हुआ वहाँ पे ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये ऐसे टर्न हो रहा है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे इसके बीच में क्या एंगल है, इसके बीच में क्या वेलोसिटी है, इसके बीच में क्या मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इतने बड़े सिस्टम में एक छोटी सी चीज़ में क्या चेंज आने वाला है, तो उसके लिए तुम्हें पहले पूरी चीज़ एनालाइज करनी भी आनी चाहिए, है ना। अगर उसमें पूरे सिस्टम में 10 फॉर्मूलेज लग रहे हैं तो 10 के 10 कहाँ कब लगेंगे
क्यों लगेंगे और कौन सा नहीं लगेगा, वो सिचुएशन के हिसाब से कौन सा सूटेबल है वो पहचानना बहुत अच्छे से आना चाहिए यार। ये चीज़ पता है, मुझे एक एग्जांपल दूंगा उससे समझ आई थी। तुम अगर 2019 का जो AIR-1 है JEE एडवांस का, उसका एक इंटरव्यू टाइप्स था, वो मैंने देखा था अपने 11th के एंड में, 12th के स्टार्टिंग में बोल सकते हो तुम, ठीक है, यूट्यूब पर मैंने देखा था। उसमें उसने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि उसके जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो क्लास 9 से प्रिपरेशन कर रहे थे JEE की, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब सिलेक्शन ऑब्वियसली टॉप IITs या टॉप IIT बॉम्बे में नहीं हुआ, उनकी ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाई एट द एंड। ये है क्या रीज़न था, क्योंकि उन्होंने 9th-10th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी बहुत जल्दी, तो वो चीज़ों को ना एक्सेप्ट करने लगे। वो शायद उस टाइम पे उतना थिंक करने पे कैपेबिलिटी नहीं थी उनके पास कि 9th-10th का बच्चा 11th-12th के कॉन्सेप्ट के बारे में थिंक करे, उतना सोचे और फिर लगाए। उन्होंने मेथड को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं कि अगर फ्रिक्शन इस मेथड से सॉल्व करना है, ऐसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाली, तो तुम खत्म हो, ठीक है। तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है किसी चीज़ को, उन्होंने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया था कि ऐसे ही होने वाला है, जिसकी वजह से वो थिंक नहीं कर पा रहे थे। तो अगर तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो 0 से, तो प्लीज़ अपनी थिंकिंग पे फोकस रखना। मैंने तब से अपना भी पैटर्न बदला, तुम्हें भी वही कहूँगा, तुम कोई भी एस्पायरेंट हो यार, थिंकिंग लेवल पे वर्क करो। तो अब हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगर तुमने ऊपर वाले पॉइंट सारे सुन लिए हैं, तुम उनसे फॉलो कर रहे हो, तब तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी जो बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि अपनी रीडिंग स्किल पे फोकस करो यार। अगर तुम हार्ड क्वेश्चन करते हो या एडवांस लेवल क्वेश्चन करते हो, तो उसमें आपको पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन या लंबे लंबे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन कभी कभी एक्स्ट्रा भी होती है या फिर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो एक तो होता है कि हम सीधा न्यूज़पेपर रीड करते हैं, वैसे रीड कर लिया, कुछ भी चीज़ रीड की वैसे रीड कर लिया, ऐसा नहीं होता है। रीड भी करना है, फोकस के साथ रीड करना है कि अब मेरे को टाइम वेलोसिटी दी है तो बस बच्चा के डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ख़त्म। ये होता है कि पढ़ा, दिमाग चला, दिमाग को मैंने क्वेश्चन दिया, दिमाग ने रिस्पॉन्स किया, दिमाग ने आंसर दिया, आंसर ख़त्म। तो उस लेवल पे फोकस लाना है हमें कि हम रीड भी कर रहे हैं और एक द बैक ऑफ द माइंड हमें चल भी रहा है कि अगर एक ये प्रोसेस दिया गया है, कि ये सिस्टम बना के दिया है हमें एडवांस क्वेश्चन ने, तो उसमें ये सारी चीज़ें लग सकती हैं और उसमें से इस सिचुएशन के हिसाब से यही चीज़ लगने वाली है। अब मैंने सोच लिया कि फॉर्मूला लगाना है, बस वैल्यूज उठाई, अब सॉल्व किया, इक्वेशन बनाई, खत्म। अब यार ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बीच में एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है जो होता है पेशेंस। अब देखो पेशेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यार, छोटी बात नहीं है कि अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपका फेवरेट टॉपिक भी क्यों ना हो, टाइम लगने वाला है उसमें, 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि यार मेरा गलत आ रहा है आंसर, या तुम उसमें बहुत तुम्हें लग रहा है कि कहीं गड़बड़ है, तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो ऐसा नहीं होने वाला, तुम्हें चलते रहना है, बस आंसर आ जाएगा। फ्रस्ट्रेट कब होते हैं, जब हम छोड़ देते हैं ना, और जब तुम सोल्यूशन देखते हैं, बहुत सारे बच्चों से होता होगा, अगर हो तो कमेंट में बताना, कि जब हम सोल्यूशन देखते हैं ना तो हमें लगता है अरे तो मुझे आता था, ये मेरे दिमाग में फिर चीज़ चमक गई थी, बस मैं लगा नहीं पाया। तो उसका रीज़न पता है क्या होता है, वो तुमने क्वेश्चन सॉल्व में जो टाइम दिया ना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा देने चाहिए थे। वो एक्स्ट्रा 10 मिनट तुम्हारे दिमाग को हेल्प करते अच्छा सोचने में, ज़्यादा सोचने में, और तुम्हें वो सोल्यूशन मिल जाता, ठीक है। तुम्हें वो हिंट मिल जाती कि इसमें ये वाली चीज़ ही लगने वाली है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की बात अलग होती है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है, फिर भी क्वेश्चन नहीं होते, मानता हूँ मैं। उसमें वही चीज़ होती है कि तुम्हें पेशेंस नहीं होता यार, तुम क्वेश्चन देखा, नहीं हुआ, सोल्यूशन देख लिया। टाइम दो ना, तुम्हें टाइम देना कहाँ है, हमें थिंकिंग लेवल पे देना है। मैं कहाँ कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन करो, 50 क्वेश्चन में अगर तुम थिंकिंग लेवल डेवलप कर रहे हो तो तुम आगे 1000 क्वेश्चन करने के लायक बन रहे हो, तो वो 100 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। और फिजिक्स में तो पता है, एक प्रो टिप दूँ ना मैं तुम्हें कि फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने की, पहले तो लंबा सा क्वेश्चन पढ़ के ना, जो तुम्हें की पॉइंट लगे, की पॉइंट्स, जैसे यहाँ वेलोसिटी दी हुई, यहाँ पे ये दिया हुआ, यहाँ पे ये दिया हुआ, उसको एक बार लिख लो और उनसे फिर कनेक्ट करने का ट्राई करो कि ये दिया, ये कहाँ लगता है ज़्यादातर, ठीक है। उनसे कनेक्टेड जो फॉर्मूले दिमाग में आ रहे हैं उनको दिमाग में घुमाओ और उसमें से क्या पिक करना है तुम्हें उसे चूज़ करो, ठीक है। असली में एक पैटर्न बन जाता है कि रोटेशन में तुम्हें 2 ही चीज़ लगानी होती है, या तो तुम्हें टॉर्क बैलेंस करना है या तो तुम्हें एंगुलर मोमेंटम लगाना है, 2 के अलावा कुछ होता ही नहीं है। उसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उस स्टेप तक आने में भी दिमाग को प्रोसेस करना पड़ता है ना कि क्या क्या चाहिए, क्या वो लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। तो एट द एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत छोटी चीज़ है, वो भी अपने आप में हार्ड है, ठीक है। बट ये है कि तुम्हारी प्रैक्टिस उसमें होनी चाहिए कि तुमने कितना ज़्यादा उसमें टाइम दे रखा है, टाइम देना है और थिंकिंग लेवल को इम्प्रूव करना है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करते हैं तो देखो क्या होता है ना कि केमिस्ट्री में आधी चीज़ें लर्न करनी जैसी होती हैं कि अगर तुम्हें वो चीज़ आती है, वो रिएक्शन कैसे चलने वाली है, वो प्रोसेस कैसे होगा, वहाँ रिएजेंट कैसा एक्ट करने वाला है, वो तुम्हें पता है तो वो रिएक्शन होगी, तुम्हारा आंसर निकलने वाला, वरना नहीं निकलेगा। तो वहाँ तो तुम्हारा आधा गेम वहीं खत्म हो जाता है। तो पहले तुम्हें यही बोलूँ कि तुम्हें उस लेवल तक पहुँचना होगा। तुम सच बताओ, एक बार तुम मेमोरी बेस्ड अगर तुम्हें कुछ याद है और फिर तुम दिमाग लगाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ईजिली हो भी जाएगा। केमिस्ट्री उतना हार्ड नहीं है अगर तुम अच्छे से लर्न करके चाहते हो और तुम्हारे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर हैं तो। और फिजिकल में तो प्रैक्टिस ही है। फिजिकल में क्या है ना, फॉर्मूलेज जो है आपके लिमिटेड है पर उसमें वैरायटी काफ़ी है। फिजिकल में जैसे इक्विलिब्रियम थर्मो में बहुत वैरायटी बनती है, ठीक है। तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि थिंकिंग उसमें क्या होता है, कभी कभी हमें
कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने आने ही चाहिए, तभी हम कर पाते हैं। तो उसमें तुम्हें प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। बात करते हैं मैथ्स की। तो पता है मैथ्स को सबसे टफेस्ट क्या बनाता है? कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। मैथ्स का जो फील्ड है ना वो ऐसा है कि वहाँ पे जो एग्ज़ाम पेपर बनाता है, ठीक है, जो प्रोफेसर बनाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा खासा बहुत बड़ा सा फील्ड मिल जाता है मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाने का। यहाँ पे मैं बहुत आराम से डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री ला सकता हूँ, इंटीग्रेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री लाता हूँ, मैट्रिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री ला सकता हूँ, हर चीज़ में ट्रिग्नोमेट्री ला सकता हूँ। मतलब दो तो एक कॉम्बिनेशन बनी गए। अब तीसरा क्वाड्रेटिक भी ला सकता हूँ मैं इन्हीं के बीच में। मैं अपने इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक भी ले आऊँगा। तो अब इसमें क्या हो गया ना, क्वाड्रेटिक भी स्ट्रांग होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री भी स्ट्रांग होना चाहिए, इंटीग्रेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसी चीज़ की वजह से वो उसे हार्ड बना देता है। एक्चुअली में हार्ड वो, अगर आप देखोगे आपके टीचर्स होते हैं तो टीचर्स ने पर्टिकुलर, अब अरिहंत फॉर एग्जांपल टीचर ने बुक नहीं कर रखी है और तुम अरिहंत सॉल्व कर रहे हो, तो उसका अगर डाउट लेके जाओगे तो टीचर से तो सॉल्व होने वाला है ना। ऐसा तो है नहीं कि अरिहंत उसने करी होगी तभी सॉल्व होगा। रीज़न क्या है कि उसको कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, फिर वो क्वेश्चन किसी का भी हो वो कर सकता है। कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया, एक बेसिक लेवल तक आपको आना पड़ता है कि क्वेश्चन लगा रहे हो, फिर आपकी थिंकिंग उतनी डेवलप हो जाती है। लेके जा रहे हो मैथ्स, ठीक है, तो अगर वो मल्टी कॉन्सेप्ट तुम उस टाइम सोच पाए और लगा पाए तभी वो बनेगा, ठीक है। अगर तुम क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री लगा के छोड़ दिए, इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है तो फंस जाओगे आप। तो मैथ्स टाइम भी उतना ही खाएगा और सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप कर रहे हो तो तीनों बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, ताकि एट द एंड तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और एग्ज़ाम में मैथ्स से ज़्यादा मल्टी कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आने वाले। तो बेटर ये रहेगा कि तुम कॉन्सेप्ट पर उस पर ज़्यादा फोकस करो। और हाँ, ये तो है मैथ्स में प्रैक्टिस तो होती है यार, प्रैक्टिस तो हर चीज़ में चाहिए तुम्हें, बट एक तरीका होता है करने का कि तुम क्वेश्चन कर रहे हो उसमें क्या क्या लग रहा है वो एनालाइज़ करो, और तुम्हें आता है कि नहीं वो भी एनालाइज़ करो, ठीक है। तुम देखो कि एडवांस ज़्यादातर क्या यूज़ करता है, ट्रिग्नोमेट्री हर चीज़ में यूज़ करता है, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, वो बीच में घुसाता रहता है एक दूसरे के उसमें। तो उसमें तुम्हें देखना है कि तुम्हें खाली लिमिट नहीं आता हो, कंटिन्यूटी भी आता हो, तुम्हारा डिफरेंशिएबिलिटी भी आता हो। तो मैथ्स में कभी सिलेबस छोड़ के नहीं जाना चाहिए, सबसे बड़ा यही होता है इसमें, क्योंकि आपको वो प्रोबेबिलिटी में पीएनसी लगाएगा, ठीक है। तो हर चीज़ बहुत इंटर रिलेटेड होती है, तो आपके कोई भी एक चैप्टर दूसरे चैप्टर को भी हार्म कर देता है। सबसे लास्ट में यार प्रैक्टिस तो है ही यार, सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, थी और रहेगी, ठीक है। तो मेरा यही है कि जो 22 और 23 वाले हैं यार, अगर वो कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा ध्यान दे। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है क्वेश्चन कम प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत बात नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तुम्हारे, तुम थिंकिंग पे ध्यान देते हो, तुम भले कम क्वेश्चन करते हो पर सोचते हो, एक ही क्वेश्चन के वैरायटी ऑफ मेथड सोचते हो, ठीक है, क्या क्या लगा सकते हैं ये सोचते हो, तो तुम सही ट्रैक पर हो। और जो एडवांस का पेपर देने वाले हैं अभी यार, वो क्वेश्चंस जब करते हैं तुम भी यार हार्ड क्वेश्चंस मत छोड़ो, तभी तुम्हारी थिंकिंग इंप्रूव होगी। तुम अभी टाइम दो, भले 1 घंटा भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा ही कुछ ना कुछ फिर छोटा सा पार्ट लेके वो किसी और पेपर में डाल देगा, है ना। तो तुम्हें उसके लिए रेडी रहना है। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी, कुछ सीखने मिला हो। अगर तुम्हें कुछ भी इंपॉर्टेंट सीखने मिला हो तो लिख लेना, ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करने का ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में भी डाल देना, ठीक है। और तुम्हें और वीडियोस तुम्हें किस पर चाहिए बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं देखूंगा कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, ओके। तो यार आपके आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, है ना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन